ये आवाज है भारतीय उपमहाद्वीप की महान गायिका नूरजहां की, जो उन्होंने 1965 के युद्ध में भाग ले रहे पाकिस्तानी सैनिकों का जोश बढ़ाने के लिए दी थी। हालांकि इस लड़ाई को 55 साल होने को आए हैं, लेकिन यहाँ के जनमानस की याददाश्त में ये युद्ध धूमिल सा हो चला है। उसकी उतनी चर्चा नहीं होती जितनी शायद 1962 के भारत चीन युद्ध या फिर 1971 में हुए बांग्लादेश युद्ध की। शायद इसका कारण ये भी रहा हो कि इसमें नॉकआउट पंच न तो भारत मार पाया और न ही पाकिस्तान। ज्यादा से ज्यादा ये कहा जा सकता है कि इसमें हार जीत का फैसला अंकों के आधार पर हुआ। आपको ले चलते हैं 55 साल पहले, दिन सितंबर 1, 1965, समय दोपहर 4 बजे, स्थान साउथ ब्लॉक का कमरा नंबर 108। तत्कालीन रक्षा मंत्री यशवंतराव चौहान के सचिव रहे और बाद में भारत के गृह सचिव बने राम प्रधान याद करते हैं। चौहान साहब लंच के बाद दोपहर को ऑफिस गए। वो जाने के बाद काम कर रहे थे, इतने में मूचू चौधरी और अर्जन सिंह आए, और वो आने से एक 15-20 मिनट पहले डिफेंस सेक्रेटरी आए और कहने लगे कि युद्ध शुरू हुआ है, अभी रिपोर्ट आए हैं। इंटेलिजेंस के आदमी भी आए, मलिक, कहने लगे कि हमारी इंफॉर्मेशन बराबर नहीं थी सुबह जो हमने कहा, क्योंकि इन द चाम सेक्टर पाकिस्तानी आर्मी इज मूविंग टुवर्ड्स द इंडियन बॉर्डर टू क्रॉस ओवर इनटू कश्मीर। शाम होने वाली थी, उनको मालूम था एक दफ़ा शाम हो जाए तो ऑपरेशन डिफिकल्ट हो जाएगा। इतने में मूचू चौधरी जो आए थे दिल्ली में, वो सीधे एयर हेडक्वार्टर्स गए और उन्होंने अर्जन सिंह को लेके चौहान साहब के ऑफिस में आए और उन्होंने चौहान साहब को कहा कि देखिए, हमारी असेसमेंट गलत थी, युद्ध शुरू हुआ है और अपने को रिस्पॉन्स करना ही चाहिए, क्योंकि हम रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे तो रात को जो अगर ऑपरेशन हो जाएगा तो हमारे फोर्सेस तो तैयार नहीं है। आर्म फोर्सेस वो काफ़ी अंदर हैं जम्मू में, उनको मूवमेंट करके बॉर्डर पर लाना डिफिकल्ट है रात को। अर्जन सिंह ने कहा एयर ऑपरेशंस, तो चौहान साहब ने कहा आपको कॉन्फिडेंस है एयर ऑपरेशन? कहने लगा एयर फोर्स इज मेंट फॉर दैट, इफ़ यू अलाउ मी हम करेंगे। कितना दे रहे हैं? तो कहने लगा साहब 5 मिनट में मुझे हुक्म चाहिए, क्योंकि अगर नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं आपके ऑर्डर्स के बाद एयर हेडक्वार्टर्स में जाके सिग्नल भेजूंगा और सिग्नल भेजने के बाद ही हमारे प्लेन्स निकलेंगे वहाँ से। तो चौहान साहब अपने कुर्सी से उठे और एक कोने में जाके बैठे, पहले ऐसे ज़रा विचार किया। उन्होंने जाके लाल बहादुर शास्त्री जी के बोलने का प्रयत्न किया। शास्त्री जी नहीं थे वहाँ, शास्त्री जी पार्लियामेंट में थे उस वक्त। आए कुर्सी पर बैठे और कहा आप करिए, आई ऑर्डर द इंडियन एयरफोर्स टू अटैक इन द चांप सेक्टर। रक्षा सचिव PVR राव ने चौहान के मौखिक आदेश को रिकॉर्ड किया। समय था 4:45। 5:45 पर पठानकोट एयरबेस से भारत के वैम्पायर विमानों ने छम पर बमबारी करने के लिए टेक ऑफ किया। सैनिक पंडितों का मानना है कि कश्मीर पर पाकिस्तानी हमले के कई कारण थे। पूर्व सेना अध्यक्ष जनरल VN शर्मा उस समय भारतीय सेना अध्यक्ष जनरल मुच्छू चौधरी के मिलिट्री असिस्टेंट थे। हिंदुस्तानी फौज में मोराल ऊंचा नहीं था 65 में भी, 62 के कारण। एक तो हार हो गई थी वहाँ, दूसरा बड़े तू मैं चल रही थी। अगली बात यह है कि जवाहरलाल नेहरू का देहांत हो गया 1964 में। कामनाथ ने लाल बहादुर शास्त्री को इस कारण चुना कि वो भगवान का नाम लेने वाला आदमी है, बिल्कुल एग्रेसिव आदमी नहीं है, सबके साथ अच्छा सलूक रखता है। इस कारण वो कंसेंसस कैंडिडेट था, कोई उसकी ज़्यादा परवाह तो करते नहीं। तो वो एक पॉलिटिकल लीडरशिप में वीकनेस गिनी गई है पाकिस्तान की तौर से, क्योंकि हिंदुस्तान का फैसला हुआ कि नॉर्दर्न बॉर्डर में अभी फौजें खड़ी करनी पड़ेंगी। हमारे पास कोई सैनिक नहीं थे, कोई ट्रूप्स नहीं थे, तादाद नहीं थी। तो पंजाब के सारे डिवीजन से एक एक ब्रिगेड निकाल के नॉर्दर्न बॉर्डर में भेजे गए माउंटेन डिवीजन बनाने के लिए। 10 माउंटेन डिव खड़ा करने के हुक्म मिले। वो 10 डिवीजन के लिए न्यूक्लियस जो है एक एक ब्रिगेड प्लेन्स का
3 डिवीजन जो पंजाब के थे उनसे लेकर नॉर्दर्न बॉर्डर में भेजे गए। इस कारण पंजाब की फौजों में बड़ी वीकनेस थी। अभी अगर हम आगे चलें तो पाकिस्तान के पास अमेरिकन एड आ रहा था। उनके अभी देखिए जो फौजियों की तरफ से जो हथियार वगैरह सब कुछ आ रहे थे वो मोरलेस फ्री अमेरिका से आ रहे थे। हम लोगों के पास पैसे नहीं थे। दूसरी बात, उनके पास टैंक M47 और लेटेस्ट M48 पैटर्न अमेरिकन ने भेजा शुरू कर दिया। हमारे पास पुराने ज़माने के वर्ल्ड वॉर 2 के शर्मन टैंक थे। मैंने लंदन फोन कर फ्रॉम कच्छ टू ताशकंद पुस्तक के लेखक फारूक बाजवा से सवाल किया कि पाकिस्तान ने कश्मीर पर हमला करने का फैसला क्यों किया, जबकि ये जग जाहिर था कि भारत की सेना पाकिस्तान से कहीं बड़ी थी। ये पहली जंग थी जो पाकिस्तान समझता था कि हम जीत सकते हैं, क्योंकि 10-15 साल पहले से अमेरिका पाकिस्तान को काफी मदद कर रहा था, पैसों से भी और फौज की भी मदद कर रहा था। पाकिस्तान को काफी असला मिल गया था 1950 के बाद। तो 1965 तक जब ये जंग शुरू हुई थी, पाकिस्तान की फौज समझी थी कि हम भारत को एक जंग में हरा सकते हैं। उसके पहले ये काफी एक जज्बा आ गया था पाकिस्तान में कि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच में जंग हुई, अभी हुई, तो पाकिस्तान इंशाअल्लाह कामयाब हो जाएगा। जब जंग शुरू हुई तो जाहिर है वो पाकिस्तान कामयाब ना हो सका। कश्मीर में 1 फुट भी नहीं मिला उनको, 1 इंच नहीं मिला। तो जब जंग खत्म हुई तो पाकिस्तान भारत का एग्जैक्टली वही पोजीशन में थी जो जंग से पहले थी। तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान नाकामयाब रहा इस जंग में। उसके बाद अभी 50 साल बाद पाकिस्तान में अभी तक वो लोग याद करते हैं जंग को, समझते हैं कि हमने भारत को होल्ड किया, लेकिन एक्चुअली जो पोजीशन थी, असली पोजीशन ये है कि पाकिस्तान नाकामयाब रहे उस जंग में। बहरहाल छम में पाकिस्तान को शुरुआती सफलता मिलने के बाद भारतीय नेतृत्व ने फैसला किया कि वो कश्मीर पर दबाव कम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार कर लाहौर और सियालकोट की ओर कूच करेंगे। ये भारत का ट्रम्प कार्ड था। फूंक फूंक कर कदम रखने वाले जनरल अयूब खां विदेश मंत्री भुट्टो के आकलन पर यकीन कर बैठे कि भारत अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार करने की हिम्मत नहीं करेगा। भारत ने जब 6 सितंबर को लाहौर फ्रंट खोला तो सबसे ज्यादा आश्चर्यचकित खुद फील्ड मार्शल अयूब खां थे। उन्होंने देशवासियों को संबोधित करते हुए कहा, मुल्क में आज हंगामी सूरत हाल का ऐलान कर दिया गया है। जंग शुरू हो चुकी है। दुश्मन को फना करने के लिए हमारे बहादुर फौजियों की पेशकदमी जारी है। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान की मुसल्लह फौजों को अपने जोर दिखाने का मौका अता किया है। मेरे हमवतनों, आगे बढ़ो और दुश्मन का मुकाबला करो। खुदा तुम्हारा हामी व नासर हो। आमीन। पाकिस्तान जिंदाबाद। अगले 22 दिनों तक चले युद्ध में दोनों देशों के निचले स्तर के अफसरों और सैनिकों ने शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन कमान के स्तर पर दोनों तरफ से कई बड़ी गलतियां हुई। बरकी के मोर्चे पर पाकिस्तान के मेजर इम्तियाज भट्टी ने 5 दिनों तक भारतीय सैनिकों की जबरदस्त गोलाबारी का मुकाबला किया। आखिर में वो एक भारतीय टैंक के गोले के शिकार हुए। उन्हें पाकिस्तान का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार निशाने हैदर दिया गया। फिलोरा के मोर्चे पर मेजर भूपेंद्र सिंह के टैंक पर पाकिस्तानियों ने कोबरा मिसाइल से हमला किया। उससे इतनी गर्मी पैदा हुई कि वो ऊपर से लेकर नीचे तक बुरी तरह जल गए और उनका कड़ा गलकर उनकी खाल में घुस गया। उनको इलाज के लिए दिल्ली लाया गया और प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री उन्हें देखने सैनिक अस्पताल गए। शास्त्री के पुत्र अनिल शास्त्री याद करते हैं, मैं उनके साथ गया तो विभिन्न वार्डों में से होता हुआ एक वार्ड में मैं पहुंचा साथी जी के साथ। तो वहाँ पे एक मेजर भूपिंदर सिंह नाम के एक अफसर वहाँ पे घायल थे। उनका शरीर एक कपड़े से ढका गया था क्योंकि उनका शरीर पूरी तरह से जल चुका था। तो जब वहाँ पे वो पहुंचे तो उन्होंने देखा कि मेजर भूपिंदर सिंह की आंखों में आंसू। तो उन्होंने कहा कि मेजर साहब, आपकी आंखों में आंसू तो शोभा नहीं दे रहे हैं, आप तो बहुत बड़े अफसर हैं और अभी आगे भी लड़ाई लड़ेंगे। तो उस बहादुर मेजर ने कहा कि मेरे आंखों में आंसू इसलिए नहीं है कि मैं दर्द में हूँ या मुझे तकलीफ है या मैं घायल हूँ। मेरे आंखों में आंसू आज इसलिए है कि मैं खड़े होकर अपने प्राइम मिनिस्टर को सल्यूट नहीं कर सकता। लड़ाई के दौरान शास्त्री के निवास स्थान 10 जनपद पर उनके और उनके परिवार की सुरक्षा के लिए
एक बंकर बनाया गया था। उस बंकर में, क्योंकि वो जहाँ रहते थे वो अब लाल बहादुर शास्त्री संग्रहालय हो गया है, तो वो बंकर को बंद नहीं किया बल्कि वहाँ पे वाटर टैंक बन गया है। जब वो सायरन बजता था, हम लोग को खबर आ जाती थी, तो हम लोग प्रधानमंत्री शास्त्री जी के साथ ट्रेंचेस में जाके छुप जाते थे क्योंकि शास्त्री जी को फिर वो सिक्योरिटी फोर्सेस वाले बहुत जोर देते थे कि भाई आपको अब निकलना चाहिए। 22 दिन हम लोग मतलब सो नहीं पाते थे। बीच में फिर जब थोड़ी और लड़ाई तेज हुई तो शायद ये इस तरह की खबर आई कि उन्होंने प्रधानमंत्री निवास को ट्रैक कर लिया है। आसपास हो सकता है वो बॉम्बिंग करें या बम्बार्डमेंट करें। तो उस समय डॉक्टर राधाकृष्णन राष्ट्रपति थे, तो उन्होंने शास्त्री जी से कहा कि भाई हमारा जहाँ मैं निवास करता हूँ ये ज्यादा मजबूत है, इस पे अगर बम गिरेगा तो कोई नहीं बचेगा, लेकिन आसपास गिरेगा तो ये दीवारें उसको रोक लेंगी, लेकिन जहाँ आप रहते हैं वो कमजोर है। तो फिर हम लोग 2-3-4 दिन के लिए राष्ट्रपति भवन शिफ्ट हो गए थे पूरा परिवार, और हम लोग वहीं जाके रात में रहा करते थे। लेकिन बाकी हम लोग दिनचर्या वही थी, स्कूल जाते थे, पढ़ाई होती थी, होमवर्क होता था, उसमें कभी ऐसा नहीं लगा कि कोई बहुत बड़ी आफत हो गई है। उधर फील्ड मार्शल अय्यूब खां जब तक अपने शयन कक्ष में मौजूद रहते, उनके बेडरूम की हरी लाइट जलती रहती। इस बीच उन्हें गुप्त रूप से मंत्रणा के लिए चीन जाना पड़ा। अय्यूब खां के छोटे बेटे और उनके एडीसी रहे गौहर अय्यूब खां याद करते हैं। क्योंकि पाकिस्तान अपना कैपिटल शिफ्ट कर रहा था, कराची से नया बन रहा था इस्लामाबाद, तो प्रेसिडेंट्स हाउस, आर्मी हाउस में उन्होंने एस्टेब्लिश किया हुआ था। सादा सा घर था नॉर्दर्न कमांड का। तो जब चीन जाना था 19 सितंबर को, और ये शो नहीं करना था कि रावलपिंडी से चकलाला एयरपोर्ट से जाएंगे, तो पिशावर की एयरपोर्ट से जहाज बोइंग तैयार किया कि उधर से जाएंगे। जब वो जहाज में बैठ गए और उसके इंजन टर्न ऑन हुए तो इंडियन एयर अटैक आ गया इसके ऊपर, पिशावर एयरफील्ड के ऊपर। तो जहाज तैयार था, उसी इंजन स्टार्ट थे और लाइट्स ऑफ की हुई थी। उसके जाने से पहले तमाम प्रेसिडेंट्स हाउस के अंदर ऐसे इकदाम किए गए कि पता चले कि प्रेसिडेंट अपने बेडरूम में ही है। गार्ड्स भी, बाकी भी, सुबह का जो बेटी आती है, जितनी चीजें थी, एड्स वेड्स, सब इसी तरह ड्रिल की गई। किसी को इल्म नहीं था सिवाय उसके मिलिट्री सेक्रेटरी के और फॉरेन मिनिस्ट्री में भुट्टो को। और जब एयर अटैक गुजर गया, कोई खास डैमेज नहीं हुआ। इंडियन एयरक्राफ्ट के बॉम्ब्स एक पासिंग फेज ये अटैक की, इधर उधर फील्ड में गिर गए और फिर वो जहाज टेक ऑफ करके चाइना चला गया। सीक्रेट मीटिंग थी उधर, मिल के चौ एन लाई को, बाकियों को दूसरे दिन वापस आ गए थे। इस लड़ाई में भारत के 3000 और पाकिस्तान के 3800 सैनिक मारे गए। पाकिस्तान ने भारत के 540 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर कब्जा किया, जबकि भारत को पाकिस्तान की 1840 वर्ग किलोमीटर जमीन हाथ लगी। दोनों देशों ने जीत का दावा किया, लेकिन वास्तव में दोनों ही देश अपने सैनिक उद्देश्यों को पूरा करने में असफल रहे। अय्यूब इस युद्ध से इतने हतोत्साहित हुए कि उन्होंने एक मंत्रिमंडल की बैठक में कहा, मैं ये बात साफ कर देना चाहता हूं कि पाकिस्तान 50 लाख कश्मीरियों के लिए 10 करोड़ पाकिस्तानियों की जिंदगी कभी खतरे में नहीं डालेगा, कभी नहीं। रेहान फजल, BBC, दिल्ली।